वेलकम दोस्तों। आज हम रेलवे एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके किसी भी रेलवे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आज हमारा पहला सेशन है। दोस्तों देखो, प्रश्न हमारा है, रावर्त भाटा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना किस वर्ष की गई? रावर्त भाटा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो की गई थी 1972 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब दोस्तों यहां से प्रश्न ये बनता है कि रावर्त भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र जो है यह किस राज्य में है? तो यह दोस्तों है राजस्थान में। कहां पर है दोस्तों? राजस्थान में। राजस्थान में एक नेशनल पार्क है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राजस्थान में है। दोस्तों एक और नेशनल पार्क है डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान यह किस राज्य में है? तो राजस्थान में है दोस्तों। दोस्तों देखो, एक दोस्तों परमाणु विद्युत गृह है नोरा घाटी परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? यह उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। दोस्तों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कैगा परमाणु विद्युत गृह। कैगा परमाणु विद्युत गृह जो है यह किस राज्य में है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों है कि पारा युक्त पानी पीने से कौन सा रोग होता है? तो पारा युक्त पानी पीने से होता है मिनी माता रोग। कौन सा रोग होता है पारा युक्त पानी पीने से दोस्तों? तो मिनी माता रोग होता है। याद रखना दोस्तों, कैंडेमियम की अधिकता किसकी दोस्तों? कैंडेमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है। और विल्सन रोग जो दोस्तों होता है ये कॉपर की अधिकता से होता है। किसकी अधिकता से? कॉपर की अधिकता से दोस्तों। और याद रखना, पारा युक्त पानी पीने से कौन सा रोग होता है? मिनी माता रोग होता है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा जो है यह किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? दोस्तों हम देखो, सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय मानक समय क्या है। तो 82.1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को हम लोग भारतीय मानक समय कहते हैं, जो भारत के समय का निर्धारण करती है। और दोस्तों यह कितने राज्यों से गुजरती है? तो यह 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है दोस्तों? तो यह गुजरती है 5 राज्यों से। अब देखो दोस्तों, जब यह 5 राज्यों से गुजरती है तो 5 राज्य कौन कौन से हैं? देखो दोस्तों, ये मैप, भारत का मैप पहले हम देखते हैं समझने के लिए, तो आपको बेहतर समझ आएगा दोस्तों। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम भारत के मैप को समझेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आए। देखो दोस्तों, भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री जो है यह 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्य से गुजरती है? 5 राज्यों से। उत्तर प्रदेश दोस्तों कौन कौन से राज्य से गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है दोस्तों, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, ओडिशा से गुजरती है और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। कौन कौन से राज्य से गुजरती है दोस्तों? मैंने क्या बोला? पहला मैंने बोला आपका उत्तर प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है दोस्तों। याद रखना, छत्तीसगढ़ को बोलते हैं धान की डलिया, छत्तीसगढ़ से गुजरती है। ओडिशा से गुजरती है, ओडिशा दोस्तों, ओडिशा में ही जगन्नाथ मंदिर है ओडिशा में। और आंध्र प्रदेश को बोलते हैं एशिया की अंडों की टोकरी, तो आंध्र प्रदेश से भी यह गुजरती है।
तो भारतीय मानक समय कितने राज्य से गुजरती है? 5 राज्य से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। दोस्तों यह हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सर्वोदय योजना को किसने प्रस्तुत किया था? सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1950 में प्रस्तुत किया गया था सर्वोदय योजना को। दोस्तों इनका जन्म हुआ था बिहार में। कब जन्म हुआ दोस्तों? इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में। और कब हुआ ये बताना है कमेंट बॉक्स में। दोस्तों इन्होंने एक नारा दिया था, संपूर्ण क्रांति का नारा। संपूर्ण क्रांति का नारा, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो याद रखना, जयप्रकाश नारायण ने। इनका एक नाम है लोकनायक। लोकनायक के नाम से किन्हें जानते हैं? तो जयप्रकाश नारायण को जानते हैं। दोस्तों यहाँ से आपको सी दिख रहा होगा, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी का समाधि स्थल कहाँ है? इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी 1975 में। दोस्तों कब किया गया था? 1975 में। और ये जो किया गया था, रंगराजन समिति की स्थापना, रंगराजन समिति की अनुशंसा पर दोस्तों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरबीआई की स्थापना की गई थी। आरबीआई की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो रंगराजन समिति की सिफारिश पर की गई थी। कब हुआ था? 1975 में हुआ था। दोस्तों कुछ स्थापना आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि 1958 में दोस्तों डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। दोस्तों एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई की स्थापना हुई थी 1955 में। दोस्तों आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। दोस्तों आपने सुना होगा इसरो। दोस्तों इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की स्थापना कब हुई? 1969 में इसरो की स्थापना हुई। दोस्तों याद रखना 1958 में ही दोस्तों नासा की स्थापना हुई थी। नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों देखो डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है दोस्तों? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। आरबीआई के चेयरमैन कौन है? तो शक्तिकांत दास है। कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास आरबीआई के चेयरमैन है। आरबीआई के चेयरमैन कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास। इसरो के चेयरमैन कौन है? तो एस सोमनाथन है। कौन है? एस सोमनाथन। एस सोमनाथन किसके चेयरमैन है? इसरो के। नासा के चेयरमैन कौन है दोस्तों? तो विल नेल्सन। विल नेल्सन है नासा के चेयरमैन। दोस्तों डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? तो जान लो, समीर वेंकटपति कामत। समीर वेंकटपति कामत। समीर वेंकटपति कामत जो है ये डीआरडीओ के चेयरमैन है। अब बताओ दोस्तों एसबीआई के चेयरमैन कौन है? ये बताओ आप कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1958 में। एसबीआई की स्थापना कब हुई? 1955 में। 1935 में दोस्तों आरबीआई की स्थापना हुई। 1969 में इसरो की स्थापना हुई। 1958 में नासा की भी स्थापना हुई। दोस्तों 1969 में ही पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। दोस्तों पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। दोस्तों अगर दोस्तों मैं पूछूं कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो याद रखना 1949 में हुआ था आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से किस उद्यान को जाना जाता है? तो हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से दोस्तों कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को जानते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड में है। कहां पर है दोस्तों? उत्तराखंड में है जी कॉर्बेट नेशनल पार्क। दोस्तों नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में ही है।
उत्तराखंड में भी है दोस्तों नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों याद रखना, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। दोस्तों याद रखना, एक और प्रश्न आपका, लक्ष्मण झूला, कौन सा झूला दोस्तों? लक्ष्मण झूला, ये उत्तराखंड के ऋषिकेश में है। कहां पर है लक्ष्मण झूला? उत्तराखंड के ऋषिकेश में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, ये एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहां पर है दोस्तों? तो ये असम में है। कहां पर है दोस्तों? असम में। असम पूर्वोत्तर भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों रायमोना राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है? तो ये भी असम में ही है। रायमोना नेशनल पार्क कहां है? असम में दोस्तों। गोपीनाथ बारदोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, गोपीनाथ बारदोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों, हवाई अड्डा ये कहां पर है? तो असम के गुवाहाटी में है। असम के गुवाहाटी में है दोस्तों गोपीनाथ बारदोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं भाइयों। अगला प्रश्न हमारा है, बाब अल मंडब किसे जोड़ती है? तो बाब अल मंडब जो जोड़ती है, ये लाल सागर को अरब सागर से जोड़ती है। लाल सागर को अरब सागर से कौन जोड़ती है भाइयों? तो बाब अल मंडब। दोस्तों जावा सागर को हिंद महासागर से कौन जोड़ती है? जावा सागर को हिंद महासागर से कौन जोड़ती है? तो सुंडा जल संधि दोस्तों, सुंडा जल संधि। कौन सी जल संधि दोस्तों? तो सुंडा जल संधि जोड़ती है किसे? जावा सागर को हिंद महासागर से। दक्षिण चीन सागर को बंगाल की खाड़ी से कौन जोड़ती है? तो मलक्का जल संधि जोड़ती है दोस्तों। मलक्का जल संधि किसे जोड़ती है? तो यह जोड़ती है दक्षिण चीन सागर को बंगाल की खाड़ी से। और लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ती है? तो सुएज नहर का निर्माण कब किया गया था? दोस्तों सुएज नहर का निर्माण कब किया गया था, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। वैसे मिस्र के द्वारा इसका निर्माण किया गया था दोस्तों याद रखना। एक प्रश्न यहां से बनता है कि बंगाल की खाड़ी से लगे भारतीय राज्यों के नाम बताएं। बंगाल की खाड़ी से लगे भारतीय राज्यों के नाम बताएं। तो कौन कौन से राज्य दोस्तों बंगाल की खाड़ी से लगे हुए हैं? तो याद रखना दोस्तों, ये हमारा दोस्तों मैप है। इस मैप में दोस्तों याद रखना, यहाँ पर है आपका तमिलनाडु। कौन सा राज्य दोस्तों? तमिलनाडु के ऊपर में दोस्तों यहाँ पर है आपका आंध्र प्रदेश, ये भी लगा हुआ है बंगाल की खाड़ी से। आंध्र प्रदेश के ऊपर जैसे ही बढ़ेंगे तो हम चलेंगे ओडिशा दोस्तों, और ओडिशा के जैसे ही ऊपर बढ़ेंगे चले जाएंगे पश्चिम बंगाल में दोस्तों। कहां पर? पश्चिम बंगाल है दोस्तों। देखो दोस्तों तटवर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 है। आपने सीखा 1 2 3 4 दोस्तों, और इधर 5 है आपका गुजरात, यहाँ पर महाराष्ट्र, यहाँ पर गोवा, यहाँ पर कर्नाटक और यहाँ पर केरल दोस्तों तटवर्ती राज्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो याद रखना 9 है तटवर्ती राज्यों की संख्या। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं भाइयों। अगला प्रश्न हमारा है, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? तो याद रखना अंटार्कटिक के ऊपर स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? अंटार्कटिक के ऊपर दोस्तों। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों ये सब ज्वालामुखी के नाम है और इसमें सबको चुनना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, अर्थात कौन सा गलत है। तो देखो दोस्तों, इटना ज्वालामुखी सही है। इटना ज्वालामुखी जो आपका है वो इटली में है, और इटली की राजधानी क्या है दोस्तों? रोम है इटली की राजधानी दोस्तों। पोपा म्यांमार में, और म्यांमार की राजधानी क्या है? नहीं पैताब दोस्तों, म्यांमार की राजधानी है दोस्तों। देखो फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो आपका है ये कहां पर है? जापान में। और काकरा टाओ ज्वालामुखी जो आपका है ये मलेशिया में नहीं बल्कि दोस्तों इंडोनेशिया में है। कहां पर है दोस्तों? इंडोनेशिया में है। कौन सा ज्वालामुखी? काकरा टाओ ज्वालामुखी दोस्तों। तो मैंने क्या बोला? इटना ज्वालामुखी इटली में है, पोपा ज्वालामुखी म्यांमार में है,
फ्यूजियामा ज्वालामुखी दोस्तों जापान में है, और काकराकाओ ज्वालामुखी कहाँ है दोस्तों? इंडोनेशिया में। दुनिया का सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश, मुस्लिम आबादी मुस्लिम आबादी वाला देश जो है वो कौन सा है दोस्तों? तो इंडोनेशिया ही है। दोस्तों जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की राजधानी दोस्तों क्या है? तो टोक्यो है जापान की राजधानी, और यहाँ की मुद्रा है येन। और इटली की राजधानी क्या है दोस्तों? रोम। अब दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कोशियोसुको कोशियोसुको किस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? कोशियोसुको किस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो याद रखना सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया का ही दोस्तों सबसे ऊंचा पर्वत है कोशियोसुको। दोस्तों अगर यूरोप महाद्वीप के बारे में बात करें तो यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो एल्ब्रूस दोस्तों। एल्ब्रूस जो है आपका वो यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों। माउंट किलिमंजारो माउंट किलिमंजारो माउंट किलिमंजारो दोस्तों अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। आपको बताना है दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? इसका जवाब देना है दोस्तों आपको। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो कन्याकुमारी है वो स्थित है कहाँ? तो दोस्तों जैसे देखो दोस्तों हमारा भारत दोस्तों, हमारा प्यारा सा भारत, दोस्तों हमारा प्यारा सा भारत जो आपका इसमें कन्याकुमारी पर है दोस्तों, ये है तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी। कुमारी जो भारत का सबसे दक्षिणतम, और यहाँ पर है केरल, और कन्याकुमारी जो दोस्तों है वो कहाँ पर है? तो कन्याकुमारी यहाँ पर है। कन्याकुमारी दोस्तों, कन्याकुमारी, इसका पहले नाम था केप कोमोरिन। क्या नाम था दोस्तों? केप कोमोरिन। और यह प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। दोस्तों अगर हम पूर्वी बिंदु के बारे में बात करें तो भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो है अरुणाचल प्रदेश में, उसका नाम है किबथु। क्या नाम है? किबथु वालंगू वालंगू। कहाँ पर है दोस्तों ये? तो अरुणाचल प्रदेश में है। दोस्तों अगर हम पश्चिमी बिंदु के बारे में बात करें तो पश्चिम बिंदु गुजरात में है। दोस्तों नाम क्या है? गौर माता। क्या नाम है दोस्तों? गौर माता या गुहार मोती सर क्रीक। दोस्तों अगर हम उत्तरी बिंदु के बारे में बात करें तो उत्तरी बिंदु लद्दाख में है, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। और दोस्तों दक्षिणतम बिंदु जो है कन्याकुमारी, लेकिन दोस्तों याद रखना दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु जो आपका है वो अंडमान निकोबार में है, इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है दोस्तों उसका? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। तो दोस्तों पूछा गया यह क्वेश्चन में कि प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी स्थित किधर है दोस्तों। तो देखो दोस्तों इसको समझते हैं हम बारीकी से। देखो दोस्तों एक इमेज को फिर से देखेंगे हम। देखो दोस्तों तो ये है दोस्तों पृथ्वी, ये है पृथ्वी। दोस्तों पृथ्वी को बीचों बीच जो विभाजित करती है वो करती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा दोस्तों? तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ऊपर में है दोस्तों उत्तरी गोलार्ध। ऊपर में कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध है। और नीचे में है दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध दोस्तों? दक्षिणी गोलार्ध है नीचे में। और 0 डिग्री अक्षांश को बोला गया है भूमध्य रेखा। क्या बोला गया दोस्तों? तो बोला गया इसे भूमध्य। क्या बोला गया दोस्तों? भूमध्य रेखा, या इसको बोला गया है विषुवत रेखा। क्या बोला गया है? विषुवत रेखा। अब दोस्तों देखो भारत जो आपका है वो यहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों देखो ये जो आपका भूमध्य रेखा है इसके ऊपर उत्तर में है, और दोस्तों ये 0 डिग्री देशांतर जो है आपका इसके पूर्व में है। तो भारत जो आपका है वह किस गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में।
किस गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। और दोस्तों ये भूमध्य रेखा से किधर है? उत्तर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा से के उत्तर में भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। दोस्तों तो भारत पर द्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। दोस्तों भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश में है, बालंगू या किबथु। दोस्तों भारत का जो पश्चिमी बिंदु है, दोस्तों भारत का जो पश्चिमी बिंदु है उसका नाम क्या है? सरक्रिक। और सरक्रिक में दोस्तों गौर माता है। भारत का उत्तरी बिंदु जो है वो कौन सा है? तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सांगला घाटी स्थित है? सांगला घाटी जो है आपका वो कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में कौन सी घाटी है? सांगला घाटी। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है, ग्रेट राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। सही कर लेना दोस्तों, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों जम्मू कश्मीर में है डल झील और एक और झील है दोस्तों वुलर झील। वुलर झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। उत्तराखंड में दोस्तों राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। दोस्तों सिक्किम के एक नेशनल पार्क के बारे में आपको बताना है। वैसे सिक्किम को बोला गया है पर्यटकों का स्वर्ग किसे कहा गया है? सिक्किम को। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस दर्रे को भारत, चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है? निम्नलिखित में किस देश में स्थित, दोस्तों निम्नलिखित में से किस दर्रे को भारत, चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है? तो दीफू दर्रा को दोस्तों किसे कहा जाता है? दीफू दर्रा। और दीफू दर्रा जो है वह किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में है। दोस्तों याद रखना, यांग्याप दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है और बोमडिला दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला दर्रा किस देश में दोस्तों है? तो सिक्किम में है नाथुला दर्रा। दोस्तों सिक्किम को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। दोस्तों सिक्किम पहले एक देश था जहां पर चोंग्याल वंश का शासन हुआ करता था। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक का सिद्धांत जो लिया गया है ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। कनाडा के संविधान से लिया गया है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। अमेरिका से लिया गया है दोस्तों अधिकार, मूल अधिकार याद रखना, अधिकार और से अधिकार और से अमेरिका। कहां से लिया गया है? अमेरिका से। मूल कर्तव्य दोस्तों कौन सा? तो मूल कर्तव्य ये कहां से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य। दोस्तों और भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको भी हम देखते हैं। देखो जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से क्या क्या लिया गया है भारतीय संविधान में? तो मूल अधिकार, न्यायिक पूर्णावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग। दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति किस अनुच्छेद में? उपराष्ट्रपति का पद, जनहित याचिका। दोस्तों जनहित याचिका के जनक कौन थे? तो न्यायमूर्ति थे एक आपके पी.एन. भगवती। क्या नाम दोस्तों था उसका? पी.एन. भगवती। पी.एन. भगवती जो थे आपके वो जनहित याचिका के जनक थे। और जनहित याचिका कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान और उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दोस्तों जनहित याचिका कई बार पूछा गया है, कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। दोस्तों देखो
अब बात करते हैं आइसलैंड के बारे में। आइसलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन ये लिया गया आयरलैंड से। और राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया का जो वर्णन लिया गया है वो कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। दोस्तों, भारत में एक राष्ट्रपति हो इसका वर्णन अनुच्छेद 52 में है। दोस्तों, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, अनुच्छेद 53 में है। दोस्तों, अब देखो कनाडा के संविधान से क्या लिया गया, मैंने तुरंत बताया आपको। अवशिष्ट शक्तियां जो केंद्र के पास हैं वो, और राज्यपाल की नियुक्ति जो है ये कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में पहली जनगणना जो हुई थी वो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। और कब हुई थी? 1872 में हुई थी। लॉर्ड मेयो के काल में भारत में पहली जनगणना। देखो दोस्तों, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी 1881 में। 1881 में जनगणना आयुक्त कौन थे? डब्ल्यू प्लॉडेन थे। दोस्तों, कौन थे? डब्ल्यू प्लॉडेन। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में। और जब 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? R.A. गोपालास्वामी। कौन थे भाइयों? R.A. गोपालास्वामी थे। दोस्तों देखो, आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय किसे गया है? तो स्वीडन को गया है। किसे गया है? स्वीडन को। स्वीडन में पहली बार जनगणना जो हुई थी वो 1749 में कराई गई थी। दशकीय जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1790 में हुई थी अमेरिका में दोस्तों। और अमेरिका से लिया गया है दोस्तों क्या? तो मूल अधिकार जो लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दोस्तों याद रखें, जनहित याचिका। कौन दोस्तों? जनहित याचिका ये किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, जनहित याचिका के जनक कौन है ये मैंने तुरंत बताया है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इंग्लैंड में जनगणना कब हुई थी? 1801 में इंग्लैंड में जनगणना शुरू हुई थी दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो दिया गया है वो दिया गया है शाहरुख खान के जवान फिल्म को। दोस्तों, इसे दिया गया है शाहरुख खान के जवान मूवी को दिया गया है। दोस्तों देखो, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया जवान को, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिकस में दिया गया 12th फेल को। दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो बने हैं वो कौन बने? शाहरुख खान। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज कौन है? फर्जी। सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म फीचर कौन सा है? ओपेनहाइमर। दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ गीत निर्देशक कौन है? अनिरुद्ध रविचंद्रन, जवान मूवी के लिए। दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? रानी मुखर्जी। कौन है? रानी मुखर्जी। मूवी का नाम क्या है? मिसेज चटर्जी बनाम नॉर्वे। दोस्तों, नकारात्मक भूमिका के लिए दिया गया है बॉबी देओल को एनिमल मूवी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है संदीप रेड्डी भंगा है, एनिमल मूवी के निर्देशक है संदीप रेड्डी भंगा। दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी बनी? जवान। जवान। और सर्वश्रेष्ठ क्रिटिकस मूवी कौन सा बना है? 12th फेल बना है। दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बना है? शाहरुख खान। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन बनी है? रानी मुखर्जी। दोस्तों, और नकारात्मक भूमिका के लिए कौन बने हैं? बॉबी देओल। दोस्तों एनिमल मूवी के लिए। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। 4 फरवरी को मनाया जाता है कैंसर दिवस। दोस्तों क्या मनाया जाता है? कैंसर दिवस। कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को। 28 फरवरी को मनाया जाता है विज्ञान दिवस। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों? विज्ञान दिवस। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो रंगास्वामी कप का संबंध जो आपका है वो किससे है दोस्तों? हॉकी से है। रंगास्वामी कप का संबंध दोस्तों किस खेल से है दोस्तों? रंगास्वामी कप का संबंध दोस्तों तो हॉकी से है रंगास्वामी कप संबंधित। दोस्तों अब देखो दोस्तों, क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? 11। फुटबॉल में कितने होते हैं? 11। हॉकी में कितने होते हैं दोस्तों? 11 होते हैं। कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं? 7 प्लेयर होते हैं। देखो दोस्तों, बैटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, गुरु नानक चैंपियनशिप, ध्यानचंद्र ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। और हॉकी के जादूगर कौन थे? मेजर ध्यानचंद
चंद्र दोस्तों हॉकी के जादूगर थे और मैंने तुरंत बताया इन्हीं की जयंती पर 29 अगस्त को मनाया जाता है खेल दिवस। तो दोस्तों आगा कप का संबंध किस खेल से है? तो याद रखना दोस्तों, आगा कप का संबंध है हॉकी से। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध किससे है? हॉकी से। लेडी रतन ट्रॉफी का संबंध किससे है दोस्तों? हॉकी से है। वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है दोस्तों। देखो दोस्तों और भी कप है महत्वपूर्ण, नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप। कौन सा? नारंग कप, चड्डा कप और अमृत दीवान कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। दोस्तों देखो वाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप और डनहिल कप और प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध गोल्फ से है। एजार कप, पृथ्वी पाल सिंह कप, राधा मोहन कप और क्लासिकल कप का संबंध पोलो से है। बेंगलुरु ब्लूज इंटरनेशनल चैलेंज कप, नेहरू कप, फेडरेशन कप का संबंध किसके किससे है? तो बास्केटबॉल से है दोस्तों। अब देखो दोस्तों रंजीत ट्रॉफी, इसको राष्ट्रीय चैंपियनशिप भी कहा गया है। ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला दोस्तों, जीडी बिरला ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से दोस्तों। देखो दोस्तों बीसीएम ट्रॉफी, डुरंड कप, रोवर्स कप, बीसी राय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, मर्डिका कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है दोस्तों। किस खेल से है? फुटबॉल से। दोस्तों देखो अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों मैंने अभी तुरंत बताया आपको सारे कप और ट्रॉफी के बारे में। देखो दोस्तों मैंने तुरंत बताया आपको है, तो आपको बताना है, इस क्वेश्चन का जवाब देना है दोस्तों। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। खो-खो में कितने होते हैं? 9। पोलो में कितने होते हैं? 4। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। नेटबॉल में कितने होते हैं? 7। दोस्तों याद रखना दोस्तों। तो आपको इस प्रश्न का जवाब देना है विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है और ये सारे गेमों में दोस्तों कितने प्लेयर होते हैं, सबका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है चेपक स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो चेपक स्टेडियम जो आपका है चेन्नई में है। चेन्नई दोस्तों, चौ से चेन्नई, चौ से चेपक और चौ से चिदम्बरम स्टेडियम। चिदम्बरम स्टेडियम भी कहाँ है दोस्तों? चेन्नई में। मुंबई में है वानखेड़े स्टेडियम। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? मुंबई में दोस्तों। कटक में कौन सा स्टेडियम है दोस्तों? कटक में है बाराबाती स्टेडियम। बाराबाती स्टेडियम। दोस्तों जमशेदपुर में है किन्नन स्टेडियम। किन्नन स्टेडियम कहाँ पर है दोस्तों? किन्नन स्टेडियम कहाँ है? तो जमशेदपुर में है दोस्तों किन्नन स्टेडियम, याद रखना। किन्नन स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? तो जमशेदपुर में है। चेन्नई में चिदम्बरम स्टेडियम, चेपक स्टेडियम, मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम, ब्रबोर्न स्टेडियम भी मुंबई में ही है। कटक में बाराबाती स्टेडियम है, जमशेदपुर में किन्नन स्टेडियम है और जमशेदपुर है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जमशेदपुर को बोला गया है इस्पात नगरी। कौन सा नगरी दोस्तों? इस्पात नगरी बोला गया है जमशेदपुर को। तो दोस्तों ये आज का हमारा था 20 प्रश्न जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों मैंने जो भी प्रश्न आपसे कमेंट बॉक्स में किया है उसका जवाब अवश्य देना दोस्तों। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। धन्यवाद।